ईंटें, मनके और अस्थियां, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे ईंटें, मनके और अस्थियां। जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड है आपकी सभ्यता। सभ्यता क्या होती है? क्या होती है सभ्यता? जहाँ पर समाज है ना, लोगों का समूह है, जहाँ पे एक जैसा कल्टीवेशन अपनाया जा रहा है, कल्चर अपनाया जा रहा है, ठीक है, वो सभ्यता है। तो हड़प्पा क्या है? हड़प्पा सभ्यता वह सभ्यता है जो हड़प्पा में बसी हुई थी। इसे संधेय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कौन सी सभ्यता? संधेय सभ्यता, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट हम इसका मैप भी करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि सिंधु घाटी क्यों कहा गया है, सिंधु घाटी क्या है, सिंधु घाट कहाँ पर है। ठीक है, क्योंकि उस घाटी पे जो सभ्यता बसी हुई थी उसे सिंधु घाटी सभ्यता बोला। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले जानेंगे इस सभ्यता की खोज कैसे हुई, हमें कैसे पता चला। ठीक है, तो खोज कब हुई थी? 1921 में, 1921 में हुई थी इसकी खोज। किसने की थी? दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी ने। ठीक है, तो इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी और संधेय सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगर हम इसका काल देखें, यहाँ किस काल में ये सभ्यता रही होगी, तो वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल माना जाता है, क्योंकि हमें इस सभ्यता की लिपि का अध्ययन नहीं है, और जहाँ की हम लिपि नहीं पढ़ सकते तो उसके अवशेष नहीं पढ़ पाएंगे। जब अवशेष नहीं पढ़ पाएंगे तो उसके बारे में हम नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो इसका अगर विस्तार देखें, विस्तार क्षेत्र मतलब कि कहाँ किन किन क्षेत्र में, आज जो क्षेत्र है किन किन क्षेत्रों में वो फैली हुई थी सभ्यता। तो अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, भारत के साथ साथ, ठीक है, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान और गुजरात, राजस्थान। ठीक है, और गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान। ठीक है, जो उसका मोहनजोदड़ो है वो आज पाकिस्तान में है, हालांकि वो पहले पूर्ववर्ती भारत में भारत का ही हिस्सा था, पर अब कहाँ पर है वो? पाकिस्तान में। ठीक है, प्रमुख स्थल कौन से हैं? हमें पता चल गया कि हाँ भाई इसके विस्तार क्षेत्र कहाँ के थे, कितनी दूर तक की सभ्यता फैली हुई थी। अब हम जानेंगे इस सभ्यता के अंदर इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे। नागेश्वर, बालाकोट, चुनहोदड़ो, लोथल। लोथल खैर लिखा नहीं है, लोथल भी है, वो इम्पोर्टेंट है लोथल। ठीक है, क्योंकि लोथल में क्या थी इसकी? बंदरगाह। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की बंदरगाह किस क्षेत्र में पाई गई, या फिर हड़प्पा सभ्यता जहां से व्यापार करते थे वो क्षेत्र कौन सा था। व्यापार करने वाली तो बंदरगाह होती है, तो वो क्षेत्र था लोथल। ठीक है, कोटदीजी, धोलावीरा, कालीबंगन। कालीबंगन में हमें हल क्षेत्र पाए गए थे, या था नागेश्वर में शिल्प उत्पादन के अवशेष पाए गए थे। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि हाँ विस्तार क्षेत्र कौन से थे, प्रमुख स्थल कौन से थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जानकारी स्रोत हमें क्या क्या मिले, हमें कैसे पता चला कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जानकारी, मतलब हमें कैसे पता चला कि ये हड़प्पा सभ्यता या कोई सभ्यता थी, यहाँ पे कोई रहता था पहले। तो जब 1921 में ये दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी रेलवे की लाइन बिछवा रहे थे, एक ईंट मिली थी, उसके बाद बहुत पुरानी ईंट थी उन्होंने वो म्यूजियम में रखवाई, और उसके बाद उन्होंने खोज शुरू करी। वहां से जब उन्होंने खोज शुरू करी तो खुदाई से मिली इमारतों से हमें इसकी जानकारी प्राप्त हुई कि इमारतें तो बहुत पुरानी है। साथ में हमें मिले क्या? मृदभांड। मृदभांड क्या होते हैं? बर्तन, मिट्टी के बर्तन या किसी भी पात्र से बने बर्तन। पर बर्तन कौन से पात्र से बने थे ज्यादा वहां पर? मिट्टी की जगह फेयंस। फेयंस को क्या होता है? फेयंस एक बहुत महंगा पात्र है, जिससे हमने यहाँ से उनका अंदाजा लगाया कि शायद उनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही होगी, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रही होगी। इसके बाद हमने देखा, और हाँ मृदभांडों पे एक और चीज थी, क्या आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि मृदभांडों पे बहुत ही खूबसूरत सी चित्रकलाएं थी। जैसे कि हम देखते हैं कि इमारतों पे चित्रकला होती है हमारे यहाँ पे, है ना, पुरानी ऐतिहासिक इमारतें देखोगे आप तो क्या होगा, उसमें चित्रकला दिखती है। लाल किले जा रहे हो, जामा मस्जिद जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो देखते ना वहां पे चित्रकला बनी हुई है, अरबी लिखी हुई है। तो इनके में ऐसा कुछ नहीं था इमारतों पे चित्रकला थी, नहीं, इनके पे मृदभांडों पे चित्रकला थी, मतलब बर्तनों पे चित्रकला कर रखी थी, मतलब वहां पे कला का भी आगमन था, वो लोग कला की भी जानकारी रखते थे। साथ में हमने देखा औजार से कि लोग औजार का यूज कर रहे हैं, यानी कि ये कृषि भी करते हैं, कृषि करते हैं, या फिर मछली जो भी इनका है, पशुपालन व्हाटएवर, ठीक है, तो वो करते हैं। ठीक है, इनकी जानकारी स्रोत हमें इनसे औजार प्राप्त हुए। और आभूषण, हमने आभूषण देखे, अच्छा इन्हें आभूषण का भी ज्ञान था। आभूषण में हमने देखे मनके। मनके किससे बनाए जाते थे अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, मनके बनाए किससे जाते थे, मनके होते क्या थे एक्चुअल, क्योंकि मनके जो है ना एक्चुअल में खुद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
हमें मूर्तियां मिली यहाँ से। मूर्तियां किसकी मिली? हमने चित्र देखे, इंद्र देवता, अग्नि देवता, मूर्तियां मिली शिव की, शिवलिंग मिला हमें, है ना। तो वो शिवलिंग बलुआ का नहीं था, खैर बाकी और जो मूर्तियां थी वो बलुआ पत्थर से थोड़ी बहुत पाई गई थी, उसमें मिली हुई। और हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग क्या, मोहरे प्राप्त हुई। तो हमें पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरों का भी ज्ञान रखते थे। इन्हें पता था कि मोहरे बनती हैं, इस तरीके से व्यापार होता है। जब मोहरे थी तो व्यापार भी होता होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता किस क्षेत्र के साथ, किस देश के साथ व्यापार रखता था, किसके साथ रखता था, मेरे को बताना, ठीक है, बताना किसके साथ, ठीक है। तो हड़प्पा की बस्तियां, अब यहाँ पर आता है स्रोत पता चल गए, क्षेत्र पता चल गए, किन किन क्षेत्रों में फैली थी, इसके क्या क्षेत्र थे वो पता चल गए। इजी है, यहाँ तक जानकारी के स्रोत इनको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, राइट। अब आते हैं हड़प्पा की बस्तियां। वहां की बस्तियां जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है वैसे तो, पर ये एक अलग टॉपिक भी है ना। कैसे? हड़प्पाई बस्तियां दो भागों में विभाजित थी। कौन कौन से? दुर्ग जो ऊंची बस्तियां थी, किले जो निचला शहर था। ये बस्तियां कहाँ पे पाई गई थी? हमने सबसे पहले ये बस्तियां मोहनजोदड़ो में देखी थी। मोहनजोदड़ो में जब हमने ये बस्तियां देखी तो हमने अनुमान लगाया, क्या, जो दुर्ग है वहां पे ऊंची जाति या ऊंचे लोग रहते होंगे, क्योंकि हम तो जाति व्यवस्था पे ही ध्यान जाएगा भाई, भारत में जाति व्यवस्था इतनी है ना। और टीला क्या है? टीला निचला शहर है जहाँ पे नीचे जाति के लोग रहते होंगे, ऐसा हमने अनुमान लगाया। तो अनुमोदित है, सारा व्याख्या इसका अनुमोदित है, सिर्फ अनुमान लगाना है, क्योंकि हमें इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात आती है हड़प्पा की विशेषता, कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। विशेषताओं में हम पढ़ते हैं सबसे पहले जल निकास प्रणाली, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पे एक खुद भी 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो जल निकास प्रणाली क्या थी, कि जब हड़प्पाई लोगों ने अपने घर में से जो जल निकल रहा है, गंदा जल निकल रहा है, उसकी प्रणाली को अपनाई। किस प्रकार? कि जो उनका घर होता था उससे वो पाइप लगाते थे, जैसे कोई घर है, ठीक है, उससे मिला के पाइप लगाया, है ना, तो वो जाके सीधा पाइप कहाँ खुलेगा? एक हौदी में खुलता था, एक हौदी में खुलता था। तो इस प्रकार से, और नालियां बंद कर दी थी, नालियां नहीं थी उनके में, है ना। तो इस प्रकार से इस प्रणाली को अपनाया गया था कि ऐसा लगता था ये प्रणाली क्या है, ग्रीड पद्धति द्वारा, मतलब ग्रीड पद्धति द्वारा बनाई गई। ये इसका डिजाइन जो किया है वो किसने करा है? ग्रीड पद्धति। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई इंजीनियर ने इसका डिजाइन किया है ना, और ग्रीड पद्धति द्वारा अपनाया गया है ये। और वहां की जो गलियां होती थी, वो गलियां भी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी, है ना, यानी कि वो तिरछी बिरछी गलियां नहीं होती थी, गलियां बिल्कुल सीधी और एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई गलियां पाई गई। इसके बाद हमने देखा कि ये कृषि, क्योंकि हमने देखा कि औजार मिले, हमें हल मिले, हल के अवशेष मिले, तो अब क्या, हमने अनुमान लगाया कि ये लोग कृषि कार्य भी करते थे, यानी कि यहाँ कृषि भी होती थी, गेहूं की, चावल की, क्योंकि हमें इसके अवशेष भी प्राप्त हुए, गेहूं चावल के भी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हमने अनुमान लगाया कि हाँ ये लोग क्या करते थे, कृषि कार्य भी करते थे, इनकी अर्थव्यवस्था में कृषि कार्य भी होता था। इसके बाद हमने देखा जब नागेश्वर से हमें कुछ शंख के अवशेष मिले, कहाँ से मिले? नागेश्वर से। नागेश्वर कहाँ पर है? गुजरात के अंदर, ठीक है। तो शिल्प कार्य हमने फिर अनुमान लगाया, अच्छा यहाँ शिल्प उत्पादन भी होता था, जब हमें शंख के अवशेष प्राप्त हुए, शंख बताया ना वो जो मंदिर में बजाते हैं, उसके अवशेष प्राप्त हुए, तब हमें पता चला अच्छा यहाँ पर क्या होता था, शिल्प कार्य भी होता था, ठीक है। इसके बाद हमने देखा लिपि, हम इसकी विशेषता में ये बात लिख सकते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई है, क्योंकि इसकी लिपि क्या है, चित्रात्मक है। इसमें चित्र कितने हैं? 375 से 400 तक इसमें चित्र इंक्लूड किए गए। वर्णमाला जो चित्र होता है, इनकी वर्णमाला के चित्र हैं, जैसे हमारे यहाँ आ अनार है ना, तो वो वाला। तो यही चीज ये नहीं हम लोग एक्सप्लेन कर पाए, और चित्रात्मक लिपि है, हमें समझ नहीं आता ये चित्र आखिर बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई इसकी लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई है। दूसरी चीज, ये लिपि, हमारी लिपि कहाँ से लिखी जा रही है? हमारी कौन सी लिपि है? कौन सी लिपि है? किस लिपि में लिखा है? मैंने सब कुछ देवनागरी है ना, तो ये कहाँ से लिखी जा रही है? बाई से दाई लिखी जा रही है, पर हड़प्पा की लिपि दाई से बाई लिखी जाती है। जैसे ऐसी एक और लिपि होती है, कौन सी? उर्दू, फारसी लिपि। उर्दू लैंग्वेज है, फारसी लिपि है, ठीक है। इसके बाद इतना समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम शवधानों की प्रक्रिया। इसी के अंदर ही, इसकी विशेषता के अंदर ही शवधानों की प्रक्रिया आती है, क्योंकि
शवधानों की प्रक्रिया क्या कि वहां से जो शव होते थे, शव क्या होते हैं, डेड बॉडीज, ठीक है, तो कब्रों में से पाई गई और उन डेड बॉडी के साथ हमें मिले कुछ आभूषण मिले, कुछ म्राद भांड मिले, यानी कि ये लोग, हमने इससे दो चीजें अपनाई। क्या कि पहली तो इनकी आर्थिक अवस्था बहुत अच्छी थी, तभी तो ये आभूषण वगैरह सब कब्र में डाल रहे थे। दूसरी चीज कि ये लोग क्या करते थे, पुनर्जन्म में भरोसा रखते थे, ताकि ये सोच के उसमें दफना देते थे कि हाँ अगर बंदा दोबारा जन्म लेगा तो उसके पास उसकी सारी चीजें मौजूद होंगी, ठीक है। साथ में अब मैंने पहले बोला था कि मनकों के बारे में, तो मनके कैसे बनाते हैं ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आ भी जाता है, क्योंकि मनके बनाने के लिए हमें या तो पत्थर या धातु या अन्य किसी चीज का ये प्रयोग करते थे। अगर ये पत्थर से बनाते थे मनके तो वो पत्थर होता था सेलखड़ी नामक पत्थर, जिससे क्या बनती थी, मोहरे बनती थी, है ना। मोहरे भी तो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनती है। और एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है 1 नंबर में कि बाट किस पत्थर के बनाए जाते थे, चेल्ट नामक आता जरूरी है क्वेश्चन, ठीक है। तो मनके किस पत्थर से बनते थे, सेलखड़ी से। अगर ये मनके धातु से बनाए, मनके अगर धातु से बनाए तो या तो कांस्य से बनते थे या तांबा से बनते थे या फिर सोना, ठीक है, इनसे ये बनते थे धातु से यदि मनके बनाए जाए तो। अन्य अगर किसी चीज से बनाए तो वो एक ही पात्र होता था, वो होता था फाइनेंस का पात्र। और बेटा तीनों चीजें बहुत महंगी होती थी, तो हमें बार बार इन चीजों का पता चल रहा है कि ये इनकी आर्थिक अवस्था बहुत बहुत अच्छी है ना, तभी तो ये लोग सोने वगैरह का भी यूज कर रहे हैं। उस टाइम पे वरना सोना इतना होता था क्या, है ना, दैट्स वाई। अब आता है नेक्स्ट, इसका मतलब लास्ट आता है इसका क्या कि इसके पतन के कारण क्या थे। अगर इतना अच्छी आर्थिक अवस्था थी, इतने अच्छे से ये लोग कृषि कर रहे थे, इतने अच्छे से सब कुछ कर रहे थे, तो आखिर इसका पतन किया क्यों, आखिर इसका पतन हुआ कैसे। क्योंकि अब काम आ गया, मैं तो नहीं दिखती, हड़प्पा सभ्यता दिखती है, मतलब खत्म। हाँ, पतन मतलब होता है इसका खत्म होना। तो हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे हो गया, इसका पतन हुआ कैसे, जब इनके पास इतनी सारी चीजें मौजूद थी, इतना दिमाग मौजूद था, ये कैलकुलेशन करते थे, इतना सब कुछ हमने इनसे देखा और सीखा कि जो चीजें आज हम कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर हमारे घरों का आज के टाइम पर है, वो ये लोग अपना चुके हैं ऑलरेडी, है ना। तो हाउ इट्स पॉसिबल, तो हमने सोचा शायद इसके पतन के कारण रहे होंगे जलवायु में परिवर्तन। जलवायु में परिवर्तन आया, लोगों को क्या हुआ, इधर से उधर लोगों ने प्रवास करना शुरू करा और सारे लोग यहाँ से निकल लिए, नहीं और कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, है ना। अब इतना टाइम से तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। वनों की कटाई हुई तो जलवायु में खुद ब खुद परिवर्तन आ गया, फिर लोगों ने प्रवास कर लिया। हमने ऐसा माना कि शायद वनों की कटाई होने लगी होगी और जलवायु में परिवर्तन आने लग गया होगा और अचानक से इन लोगों ने प्रवास मतलब जगह चेंज करना, अपना निवास चेंज करना, ठीक है, करना शुरू कर दिया। या फिर कोई खतरनाक बाढ़ आई होगी जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया होगा, जिसके कारण लोगों ने प्रवास करना शुरू कर दिया। या फिर भूकंप आया होगा और सारी चीजें तहस नहस हो गई होंगी, ठीक है, उसके कारण लोगों ने क्या कर दिया होगा, प्रवास कर दिया होगा, ठीक है। नदियों का मार्ग बदलना, यानी कि नदियों का मार्ग बदला होगा और सूखा पड़ गया होगा, और सूखा पड़ने के कारण लोगों ने क्या करा होगा, अपनी जगह चेंज कर दी होगी। दैट्स व्हाई वी नो दैट अबाउट इट कि हाँ यहाँ पे प्रवास की प्रक्रिया ज्यादा आ रही है। या फिर बाढ़ और भूकंप के कारण लोग मर गए होंगे, है ना, या फिर नदियों का सूख जाने के कारण कुछ लोग मर गए होंगे और कुछ लोग चले गए होंगे, है ना। या फिर बाहरी आक्रमण, लास्ट हम देखते हैं कि बाहरी आक्रमण, क्योंकि हमने इस सभ्यता के बाद का जो पीरियड देखा है तो देखा है आर्यों का समाज। क्या देखा है, आर्यों का समाज। तो हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि बाहरी आक्रमण, और हमने देखा है आर्य भारत के नहीं थे, आर्य कहाँ से आए थे, उत्तरी एरिया से आए थे, उत्तर एशिया से आए थे। तो हो सकता है आर्यों ने इन पे आक्रमण करा हो, देन आर्य सभ्यता इसकी जगह आई हो, हमने ऐसा अनुमान किया है, ठीक है। आर्य सभ्यता हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि आर्य सभ्यता थी क्या, ठीक है, मैं बताऊंगी इसके बारे में। तो आर्य का आक्रमण या फिर बाहरी आक्रमण हुआ होगा और सभ्यता का विनाश हो गया होगा, तो हम इसके बारे में ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। सीक्वेंस वाइज आपको समझ में आया, हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसके विस्तार क्षेत्र क्या है, प्रमुख स्थल, जानकारी स्रोत, हड़प्पा की बस्तियां, हड़प्पा की विशेषता, शवधान की प्रक्रिया, मनके बनाना, हड़प्पा सभ्यता के पतन, ठीक है। यही नेक्स्ट में हम करेंगे मैप, ठीक है।